नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 6 का पाठ 15 पाठ है बिन चिड़िया का जंगल। इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? विश्वनाथ सचदेव। तो विश्वनाथ सचदेव द्वारा लिखित इस लेख में घटती जा रही लघु जीवों की संख्या, छोटे छोटे जो जीव हैं, उनके प्रति कम होती जा रही हमारी संवेदना, उसके प्रति चिंता व्यक्त की है कि रोज की आपाधापी से भरी जिंदगी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमें प्रकृति ने कितने उपहार दिए हैं और उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। जैसे सुंदर सुंदर तितलियां, चहचहाती चिड़िया अब हमारे आसपास दिखाई ही नहीं देती। क्या हम देखते हैं? तो नहीं देखते, आप भी नहीं देखते होंगे। पहले घरों के आंगन में चिड़िया महकती थी, आज कहाँ है वो समय? क्योंकि चिड़ियों के आने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी हमने। तो लेखक यह सोचकर चिंतित है कि कोयल की मीठी आवाज, तितली के रंग बिरंगे पंख और फूलों के खिलने वाले जो रहस्य हैं, उनको तो आने वाली पीढ़ी जो है वो जान ही नहीं पाएगी। लेकिन जिस मनुष्य के हृदय में संवेदना नहीं, सौंदर्य बोध नहीं, वह पशु नहीं होता तो क्या होगा? क्योंकि संवेदना होगी तो हम जीवों की रक्षा करेंगे। तो इसलिए शायद उसी स्थिति में हम वापस लौट रहे हैं कि हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें सिखाना चाहा है। ये है पाठ बोध मौखिक। अखबार में छपी खबर किस बारे में थी? अखबार में छपी खबर गोरैयों की घटती हुई संख्या के बारे में थी। जो गोरैये होते हैं, जो पक्षी है छोटे, उनकी घटती हुई संख्या के बारे में थी। ख, हमारी शहरी सभ्यता ने किन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया? हमारी शहरी सभ्यता ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का समुद्र बनाकर हम 7 समुद्र की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। आजकल शहर में वो आंगन नहीं है जहां पर चिड़िया चहकती हो, वो जंगल नहीं है जहां पर हम जाकर घूमते हो, क्योंकि थोड़े गमले रख देते हैं और उसी में अपना सुख पा लेते हैं। तो शहरी सभ्यता के कारण ये सब हो रहा है। फिर है जापान जाकर लेखक ने क्या महसूस किया? जापान जाकर लेखक ने महसूस किया कि वहां कौवे ही कौवे हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। घ, लेखक ने त्रासदी से कहा है, कोयल की कूक भी अब हमें अच्छी नहीं लगती। लेखक ने इसे ही त्रासदी कहा है, क्योंकि जब कोयल भी कूकती है, चहकती है, तो हमें अच्छी नहीं लगती। आज आपाधापी की जिंदगी हो गई है। तो इसे ही क्या कहा, यह हमारी त्रासदी है कि हमारा सब कुछ नष्ट होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि पक्षियों को ही हम नहीं पहचानते, उनसे बोलते हैं कि इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यही सब लेखक ने हमें समझाना चाहा है इस पाठ के माध्यम से। आगे है लिखित, मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है? कि मनुष्य के पत्थर होते जाने का अर्थ है कि न तो उसके मन में रिश्तों की उष्मा के लिए जगह है और न ही किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। ठीक है, तो मनुष्य के पत्थर होते जाने का यही अर्थ है कि आजकल किसी भी मनुष्य के जीवन में पशु पक्षियों के लिए समय ही नहीं है। छोटे छोटे पक्षी हैं, हमारी सुंदरता है प्रकृति, उसके लिए हमारे पास समय नहीं बचा है। तो यही क्या है कि पत्थर हो गए हैं, कि कुछ समझते ही नहीं है। फिर ख है, युद्ध के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है। उसके भीतर की करुणा, एक दूसरे से जुड़ने जोड़ने वाली संवेदना और मनुष्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, कि मनुष्यता समाप्त होगी तभी तो युद्ध में क्या होता है, तभी तो युद्ध में हम बलि देते हैं एक दूसरे की, कि सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी एक दूसरे का क्या करते हैं हम, मार काट ये सब चलता है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता है। आगे है ग, नन्ही चिड़िया और तितलियां कम क्यों हो रही है? कि क्या कारण है नन्ही नन्ही चिड़िया और तितलियां आजकल कम हो रही है? नन्ही चिड़िया और तितलियां इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि
हम उन परिस्थितियों को समाप्त कर रहे हैं कि जहां पर चिड़ियां रहती थी, जहां तितलियां रहती थी, जिन्हें ऐसे नन्हे जीव पल सके। मनुष्य होते हुए भी मानवीय एहसास और संवेदनाएं जैसे हमारे अंदर समाप्त ही हो गई है। तो इस प्रकार आजकल जो है वो नन्ही चिड़िया और तितलियां समाप्त हो रही हैं। आगे है, कोयल पर पानी डाल डालकर उसे क्यों भगा दिया गया? पाठ में पढ़ा है ना हमने। तो शहर की एक ऊंची इमारत वाली कॉलोनी के लोगों ने एक कोयल को पानी डाल डालकर सिर्फ इसलिए भगा दिया क्योंकि वह सुबह सवेरे गाने लगती थी कि जिससे उनकी नींद खराब होती थी। कि सुबह सुबह ये क्या पक्षी है, ये कोयल है, ये गाने लगती है, कूकू करती है और हमारी नींद खराब होती है, कि चलो इसकी ये जगह छुड़ाते हैं, तो इसलिए पानी मार मार कर भगा दिया। ये क्या है? ये एक अनहोनी ही तो है जो कि हमारे जीवन में आजकल हो रहा है, ऐसा कि पक्षियों की आवाज ही हमें पसंद नहीं, कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, कि नींद खराब होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छोटे छोटे पक्षी और जीवों को प्रेम देना चाहिए ताकि प्रकृति की जो सुंदरता है उनको हम देख सकें। अब है आशय स्पष्टीकरण, कि घर में 2 बाई 2 फुट का समुद्र बनाकर हम सातों समुद्रों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो देखिए, आजकल क्या होता है, घर में रंग बिरंगी मछलियों से भरा एक्वेरियम हमें 7 समुद्रों की मछलियों को निहारने का सुकून देता है। पहले तो हम समुद्र के किनारे जाकर बैठते थे, उनको निहारते थे, तो वो सुकून मिलता था। आजकल किसके पास समय है? घर पे ही क्या है, एक्वेरियम हर घर में मिल जाता है और मछलियों को निहारते रहते हैं। उन मछलियों के प्रति हमें कोई संवेदना नहीं होती कि अपने सुख की खातिर खुले समुद्र में तैरने वाले इन लघु जीवों को हमें 2 बाई 2 फुट के समुद्र में कैद कर दिया गया है। तो समुद्र में तो अपनी मर्जी से जाती है और यहाँ पर एक सीमित सा पानी देकर उनको कैद कर दिया है। हमारे सुख के कारण उन मछलियों को अपनी स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़ रहा है। तो इन पंक्तियों का यही सब अर्थ है। आगे है, हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसमें क्या कहने चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक, कि खुले आंगन वाले बड़े बड़े घर, हरे भरे बगीचे अब हैं ही कहाँ कि नन्ही चिड़िया, रंग बिरंगी तितलियां मंडरा सकें। कि पहले रंग बिरंगी तितलियां चलती थी, नन्ही नन्ही चिड़ियां उड़ती थी, तो ये सब आजकल जगह ही कहाँ है। महानगरों के छोटे छोटे फ्लैटों में तो चिड़िया क्या, धूप भी डरी सहमी सी आती है, कि थोड़ी सी धूप नजर आती है। ऐसे संकुचित घरों में रहने वाले लोगों के मन भी इतने संकुचित हो गए हैं कि नन्हे जीवों के प्रति संवेदना ही खत्म हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी नन्हे जीवों के प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमारे मन को उजागर करने के लिए ही ये कहानी हमारे सामने लेकर आए हैं, ताकि आने वाले समय में छोटी छोटी चिड़ियाएं, छोटी छोटी तितलियां और छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनको हमारी तरफ से प्रेम मिल सके और प्रकृति की इस सुंदरता को हमारी तरफ से बढ़ावा मिल सके। थर्ड है, रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। क्या कारण है? देखो, आरंभिक समय में मनुष्य के हृदय में सौंदर्य बोध नहीं था। प्रकृति के सौंदर्य के प्रति वह उदासीन था। फूलों की सुंदरता, नदियों की कलकल, चिड़ियों की मधुर चहचहाहट के प्रति उसे कोई उत्सुकता नहीं थी। पशुवत प्रवृत्तियां उसमें अधिक थी। लेकिन जैसे जैसे उसने प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू किया, उसके मन में सौंदर्य बोध जागा और यही पशु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है। कि मनुष्य का दिमाग जो होता है वो थोड़ा तेज होता है, पशु का दिमाग जो होता है वो निठल्ला होता है, जल्दी से समझता नहीं, और धीरे धीरे मनुष्य जाति में क्या है, पशुता से वह मनुष्य बन गया और सब कुछ समझने लग गया। इसी प्रकार इस रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें क्या बनाया है, मनुष्य से पशु से मनुष्य। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। 2 बाई 2 फुट के समुद्र का क्या अभिप्राय है? तो 2 बाई 2 फुट का समुद्र क्या अभिप्राय है? पाठ में हमने पढ़ा है एक्वेरियम, उसको ही 2 बाई 2 फुट का समुद्र बोलते हैं। उसके बाद अगला है, जापान आज किसका दुष्परिणाम भुगत रहा है? परमाणु बम जनित रेडियो धर्मिता का। कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह ऐसी हैं जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे और वहां पर चाहे फसलें हो, चाहे मनुष्य जो पैदा हो रहे हैं वो हो,
जो बच्चे पैदा हो रहे छोटे छोटे वो भी अपंग ही हो रहे हैं, तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम आज वो भुगत रहा है। शूमाकर ने क्या कहा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शूमाकर ने क्या कहा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो जीव जंतु है, छोटे छोटे चिड़िया है, वो बहुत ही सुंदर हैं। मूल्य परक प्रश्न, यदि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बना दे तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? कि आप क्या करोगे? आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बना दे। ये प्रश्न वैसे आपको अपनी मर्जी से लिखना है कि आपके मन में क्या विचार आते हैं। देखो बच्चों, इन प्रश्नों में क्या होता है, आपके मन के विचारों को, आपके मन की धारणाएं, कि मन में क्या सोचते हो आप, आपकी मानसिकता क्या है, उसी को समझने के लिए प्रश्न होता है। तो इसमें कॉपी करने की जरूरत वैसे नहीं होती। तो देखिए मैंने क्या बताया है यहाँ पर, अगर मेरे घर में चिड़िया घोंसला बना लेगी तो मैं उसे तोड़ूंगी नहीं। उस घोंसले के पास मैं दाना पानी रखूंगी, जिससे उसे भोजन की तलाश में भटकना न पड़े। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से उसकी रक्षा करूंगी। उसे अपने हाथ से दाना दूंगी, जिससे वह धीरे धीरे मुझसे घुल मिल जाएगी और रोज मुझे अपना मीठा गाना सुनाएगी। ठीक है, जो चिड़िया होती हैं वो चहकती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए उनकी देखभाल करना हमारा भी कर्तव्य है। अब है भाषा ज्ञान, मूल शब्द और प्रत्यय। तो सांस्कृतिक शब्द में मूल शब्द है संस्कृति और प्रत्यय है इक। संकुचित में संकुचन मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। चिंतक में चिंता मूल शब्द और अक प्रत्यय। मानवीय में मानव मूल शब्द है और ये जो है वो प्रत्यय है। मूल शब्दों और प्रत्यय को यहाँ पर अलग अलग करना है। आगे है उपसर्ग और मूल शब्द। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता ही है, मैं अनेकों बार आपको बता चुकी हूँ कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है वो अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो पहले परिस्थिति है जैसे, तो इसमें परि जो है क्या है, मूल, ये उपसर्ग है और स्थिति मूल शब्द है। बुढ़ापा, बूढ़ा जमा आपा हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्दों में प्रत्यय भी लगा है, जैसे कथित, कथ जमा इत। संवेदना, सम उपसर्ग है और वेदना जो है वो मूल शब्द है। निवास, नि उपसर्ग है और वास जो है मूल शब्द है। निष्प्राण, निह उपसर्ग है और प्राण जो है वो मूल शब्द है। इसी के साथ हमारा ये पूर्ण होता है। अब है संबंध बोधक रेखांकित करना, कि संबंध बोधक शब्द जो है वो रेखांकित कीजिए। जैसे हम बेजान इमारतों की तरह संगदिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर की तरह जो है वो संबंध बोधक शब्द है, कि दोनों में संबंध बताया है। बच्चों का तितली के पीछे दौड़ना हमें खेल लगता है, तो के पीछे, ठीक है, ये भी क्या है, संबंध बताया गया है, के पीछे। धूप फ्लैट की खिड़की से अंदर आती है, तो यहाँ पर से अंदर संबंध बोधक है। घर से बाहर निकलने के लिए उसे दीवारों से टक्कर मारनी पड़ती है, तो घर से बाहर जो है वो है संबंध बोधक। युद्ध में मनुष्य के भीतर की करुणा मर जाती है, तो के भीतर जो है वो संबंध बोधक है। ठीक है, तो संबंध बोधक हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिए। अगला प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। तो देखिए, सकर्मक क्रिया वह, क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्रिया वह होती है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। सकर्मक क्रिया जो कर्म के सहित होती है, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्रिया अकर्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए, शहर में गोरैयों की संख्या घट रही है, तो घट रही है अकर्मक क्रिया, किसी भी कर्म की सहायता नहीं ली जा रही। फिर है मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई, तो क्या याद आ गई? घटना। ठीक है, याद आ गई, तो सकर्मक है ये। उसी जहर ने नन्ही गोरैया को मार दिया, तो मारना जो है वो अकर्मक है। मैं हिरोशिमा भी गया था, तो ये भी अकर्मक क्रिया है, जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हमारी यहाँ पर पूर्ण हुई। आगे हम पढ़ेंगे निपात। तो देखो बच्चों, हम हिंदी में कोई भी वाक्य लिखेंगे तो उसमें कोई भी शब्द आएगा, ठीक है, या फिर पद आएगा, पदबंध आएगा, तो उसका सबका व्याकरणिक दृष्टि से एक परिचय होता है।
जैसे संज्ञा होगा या फिर वो सर्वनाम होगा वो शब्द, या क्रिया होगा या विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा या फिर कारक होगा या काल होगा, तो कुछ ना कुछ होना ही होना है उस शब्द को। तो यहाँ पर छोटे मोटे शब्द होते हैं कुछ, जैसे भी, तो, ही, है ना। तो इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, व्याकरणिक दृष्टि से इन्हें हम क्या बोलेंगे, निपात। जैसे जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में, तो जापान क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, के कारक हो गया, पेड़ पौधे संज्ञा हो गई फिर से, और भी जो है, भी है निपात, और झुलसे थे क्रिया उस आग में, उस जो है सर्वनाम हो गया, और आग सार्वनामिक विशेषण है, आग की विशेषता, उस आग में हो गया, ये में तो है कारक, अधिकरण कारक, और आग हो गया संज्ञा। तो यहाँ पर भी जो है उसका भी व्यवहारिक तौर से व्याकरणिक परिचय है, तो भी को हम बोलेंगे निपात। इस प्रकार से अगर वाक्य में ही आ जाए, भी आ जाए, ठीक है, तो आ जाए, तो ये सब क्या है, ये सब निपात होते हैं। तो आगे देखिए, अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता है, तो यहाँ पर ही जो है वो निपात है। तुम तो आ जाओ, खाना मैं बना लूंगी, तो जो है वो है निपात। उसने तो फोन ही नहीं किया, तो यहाँ पर ही जो है वो निपात है। नेहा के पास भी 100 रुपए हैं, व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पर भी जो है वो निपात है, और के पास संबंध बोधक शब्द हो गया, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। तुम हमारे साथ नदी तट पर चलोगे ना, ठीक है, तो ना ऐसे बोलते हैं ना हम, ये ना नकारात्मक नहीं है, मना करने वाला नहीं है, पूछने का तरीका है, चलोगे ना, है ना। तो इस प्रकार से ये ना जो है वो भी निपात है। तो ये हो गया हमारा निपात पूर्ण। देखो बच्चों, यहाँ पर शब्दकोश कर्म आपको लिखना है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे कौन सा शब्द आएगा कि यहाँ पर हम वर्ण की दृष्टि से देखेंगे, सबसे पहले पहला अक्षर क्या है, और वो अक्षर पहले आएगा कि जैसे यहाँ पर पहला अक्षर हमने ई देखा है, तो इमारत पहले आएगा। अगर कोई और शब्द भी ई से होता तो हम क्या देखेंगे, दूसरे अक्षर पर जाएंगे और उसका मिलान करेंगे, और जो दूसरा अक्षर पहले आता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले इमारत, करुणा, कौवे, तो देखो करुणा में भी क है और कौवे में भी क है, तो क जो है उसके साथ अ लगा है और एक क के साथ औ लगा है, तो इसलिए करुणा पहले आएगा और कौवे बाद में। खिड़की, चिंतक, झुरमुट, पंख, पक्षीविद, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे पंख और पक्षीविद तो प दोनों में आया है, तो इसको छोड़कर दूसरा अक्षर अगर देखेंगे तो ख पहले आता है, और ऊपर क्या है, नुस्वार है, तो वो भी क्या है, पहले ही आता है ङ, ठीक है। इस प्रकार से शब्दकोश कर्म आगे देखिए, प्रश्न, मनुष्य, महत्वपूर्ण, रहस्य, संवेदना और सौंदर्य। तो इसी के साथ शब्दकोश कर्म के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैम प्लीज जल्दी डाल दीजिए, तो इसलिए मैंने ये बना दिया है आपके लिए। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि गुंजन पुस्तिका के सभी पाठ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।